Hello, my dear students. You are welcome in chemistry classes. I am Dr. R. K. Sani, and today I am going to discuss another topic of journal organic chemistry, namely hyperconjugation, and by which we explain stability of alkene. तो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा हाइपर कंजुगेशन के बारे में समझा देता हूँ। एक लेक्चर वैसे मैंने पहले भी आपको समझा रखा था हाइपर कंजुगेशन का, लेकिन फिर भी एक हाइपर कंजुगेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद जैसा कि अपनी बात चल रही है कि मैं आपको रोज 10 क्वेश्चन डालूंगा किसी टॉपिक के, आप उनको सोल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाइपर कंजुगेशन को, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। देखो, सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन, इसके कई तो नाम है। पहली बात, हाइपर कंजुगेशन, इसे हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। दूसरा, इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, बताऊंगा क्यों कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसी का नाम है। और केमिस्टों के बेस पर इसको बेकर एंड नाथन इफेक्ट कहते हैं। बेकर एंड नाथन इफेक्ट, अब आप समझो ये किस जगह होता है और है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में समझिए। आप ध्यान से सुनना। ये होना चाहिए सैचुरेटेड कार्बन, और ये सिग्मा बॉन्ड, और इस पर ध्यान से सुनिए, इस पर कोई एटम जुड़ा होना चाहिए, ग्रुप नहीं। क्या जुड़ा होना चाहिए? एटम। इस पर क्या जुड़ा होना चाहिए? कोई एटम, ग्रुप नहीं। ध्यान रखना, एटम का मतलब समझते हो, जिसकी एक वैलेंसी हो। जैसे मैं पूछता हूँ बताओ देखो कौन कौन से एटम है, तो बोले साहब हाइड्रोजन हो सकता है और ओनली हेलोजन हो सकती है। और आप याद करो पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई एटम नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो इस कार्बन पर क्या जुड़ा होना चाहिए? कोई एटम। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ, समझ गए। इस कार्बन पर क्या क्या चीज हो सकती है आपको समझा देता हूं। इस कार्बन पर पाई बॉन्ड हो सकता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इस पर ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके साथ जब कंजुगेशन में होते हैं तो ऐसी स्पीसीज हाइपर कंजुगेशन शो करती हैं। फर्स्ट, क्या बोल रहा हूं? सेचुरेटेड, इसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं, जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप या इस तरह की पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन जुड़ा हो, और उससे जो कार्बन जुड़ा होता है क्या कहते हैं? उसको अल्फा कार्बन। तो पहली लाइन यही है, ध्यान से सुन लो। सेचुरेटेड एल्फा कार्बन, जिसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो किसके संग हो? किसी एटम के साथ बॉन्ड बना होना चाहिए। वो हो कंजुगेशन में विद मल्टीपल बॉन्ड या विद पाई बॉन्ड, विद पॉजिटिव चार्ज और विद ऑड इलेक्ट्रॉन, देन देस हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये लाइन ही क्लियर करता हूं। देखो, पहले तो मैं आपको इस लाइन को क्लियर करता हूं। देखिए एक बार ध्यान से, जैसे मैंने सपोज ये लिखा, देखो, बोले हाँ साहब ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। उसका रीजन मैं आपको समझा दूं। जैसे ही हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है एक्चुअल में, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या है? पार्टिसिपेट करता है, डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज का मतलब यहाँ पर ब्रेक ही हो जाता है ये। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड इस तरह से डिलोकलाइज हो जाता है। जो अब आपके पास में स्पीसीज बनेगी, देखो एक बार ध्यान से, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जैसे ये तो एच, इसका यहीं पे जुड़ा रहने दो, इसको भी इसी तरह से जो एच था वहीं पे रहने दो। क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस में एटम अपनी पोजीशन पर क्या होते हैं? फिक्स। बस केवल डीलोकलाइजेशन होता है। केवल रेजोनेंस में आपको पता है पाई सिग्मा का होता रहता था यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के साथ। तो ये इस एच पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन और ये जो कार्बन था इसके पी ऑर्बिटल के बीच में क्या बन जाएगा? अब आपके पास में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, और ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज। देखो इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वापस, तो जब ये इलेक्ट्रॉन टूटा था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो ध्यान से, ये जो पी ऑर्बिटल है इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ध्यान से देखिए आप, क्या है इस पर? sp2। sp2 में आपको पता है, sp2 में आपको मालूम है कि उसके पास में एक p ऑर्बिटल होता है। तो ये पड़ा इसका p ऑर्बिटल, इस कार्बन का, इस sp2 वाले का। और इसके साथ में क्या जुड़ रहा था? ये कार्बन, सेचुरेटेड कार्बन, जिसका CH बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया। यहाँ पर क्या आया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। जब पैरेलल हो जाते हैं ना, तब ओवरलैप होता है, ध्यान रखना। तब क्या हो जाता है? ओवरलैप। ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो गया और ये एम्प्टी ऑर्बिटल था ही इस पर, इस sp2 पर। इसलिए क्या हो जाते हैं? यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, और ये पाई बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज। समझ गए? इसलिए देखो नाम सुनो, हाइपर कंजुगेशन तो जनरल नेम है केमिस्ट्री में। सिग्मा पाई कंजुगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे के पैरेलल, एंड दे टेक पार्ट इन रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसीलिए कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड जिसमें टूटता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है,
उस स्पीसीज के संग कोई बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, बस सिंपल अट्रैक्शन की वजह से लगी रहती है, इसलिए क्या कह देते हैं इसको, नो बॉन्ड। और बेकर-नाथन आपको बता दिया केमिस्ट्रों के बेस पे बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी देखो इसी तरह से, इसको भी मैं दो तरह से बोल सकता हूँ। एक तो कहते हैं साहब आप प्लस एच, और एक कहते हैं इसको माइनस एच, प्लस एच और माइनस एच। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, एच का मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन एटम से मतलब नहीं है। एच का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, जैसे आप रेजोनेंस इफेक्ट को कहते हो, मिजोमेरिक इफेक्ट को प्लस एम, उसी तरह से इस हाइपर कंजुगेशन को भी प्लस एच और क्या कहते हैं माइनस एच। अब सुनो, यदि हाइड्रोजन हो इस जगह, यहाँ पर क्या हो हाइड्रोजन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन में कार्बन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो जो आपके पास में नो बॉन्डेड स्पीसीज है हाइड्रोजन, उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसलिए कहेंगे प्लस एच। अच्छा अब उल्टा सोचो, हेलोजन भी हो सकती है, ध्यान सुनो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर कोई क्या होना चाहिए, एटम, ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं, एटम। तो मैं कहता हूँ साहब यहाँ पर मैं हेलोजन लगा देता हूँ, जैसे सपोज फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, देखो एक बार ध्यान से। फिर उसी तरह से यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पर हो जाएगा एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये पाई बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज हो जाएंगे, इस पर हो जाएगा फुलफिल्ड। अब उल्टा होगा देखो, यहाँ पर तो क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा इस कार्बन पे, देखो एक बार वापस देखो, इस कार्बन पर तो हो जाएगा था आपके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल, ये रहा, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये जो कार्बन थे इसके पाई बॉन्ड इस तरह से डिलोकलाइज हो जाएंगे, और इसके पास में क्या आ जाएगा, एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल, देखिए इधर इसके पास में क्या आ जाएगा, एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल। एक जो बॉन्ड था इसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, और ये सिंगल बॉन्ड रह गया, तो इनमें भी ऐसे पैरेलल हो गए, इसलिए रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या, वो सुनो, इस क्लोरीन पर क्या चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, लो जी साहब, क्लोरीन पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, इन दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक उसी तरह से, और इस पे क्या चार्ज मार्क कर देंगे, प्लस, लो जी, तो इसे क्या बोलेंगे, माइनस एच, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंटिंग, और उसी तरह से प्लस एच और माइनस एच कहते हैं। तो ये तो जैसे आपको मैंने एल्कीन में समझाई, और देखो दो तीन जगह और मिलता है ये, एक तो ये एल्कीन में, ठीक है, एल्कीन में या हेलोजिनेटेड एल्कीन में। अच्छा देखो आपको बताऊं, इधर जो बना हुआ है ना स्पीसीज, एलाइल कैटायन है, ध्यान से, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल भी हो जाता है, ध्यान से देखो इसको, क्या नाम है इसका, एलाइल कैटायन, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, क्लियर, तो ये भी ध्यान रखा करें आप। अच्छा और कहाँ मिलता है वो समझा देता हूँ, देखो एक तो ये मिलेगा एल्कीन में। अच्छा एल्कीन की बात को अभी पूरा करते हैं, रुको, एल्कीन की बात को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने यही लिखी थी प्रोपीन, जैसे मैंने क्या लिखी थी, प्रोपीन, देखो इधर, ये प्रोपीन लिखी थी साहब इस तरीके से, ये पाई बॉन्ड इस तरह से डिलोकलाइज हुआ सिग्मा। अब आपको एक बात और समझा दूं कि रेजोनेंस में एटम अपनी पोजीशन पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो एटम तो जैसे ये एल्फा एक्स था, मैं एक बार इस सिग्मा बॉन्ड से पार्टिसिपेट करा सकता हूं, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, देखो इस पाया नेगेटिव, इन दोनों पे पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, और इस पे चार्ज क्या मार्क कर दिया, नेगेटिव, ये भी रेजोनेंस है, इसमें भी एलाइल ही बना हुआ है, एलाइल एनायन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात बोले साहब, इस सिग्मा एच को ले सकते हो तो आप ऐसे इसको भी ले सकते हो, देखो इधर ध्यान से, तो आप एक बार इससे भी बना सकते हो, इस सिग्मा से भी बना सकते हो, इसलिए कितने अल्फा एच होंगे, तीन, तो तीन नो बॉन्ड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे इस तरह बना दिया, उस एच को वहीं पर रहने देना, इस तरीके से, इस पे चार्ज आ गया था पॉजिटिव, दोनों के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया, और ये लो साहब, ये आपका एलाइल एनाइन बन गया। तीसरी और बना सकते हो किसके संग, इस सिग्मा एच को ले सकते हो आप, लो, इसी तरह से कुल मिलाकर कोई पूछे कितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है, तो डिपेंड करती है जितने नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी, उनको नो बॉन्ड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर भी कहेंगे। तो कोई पूछे कितनी नो बॉन्ड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो आप आंसर देंगे तीन, क्लियर, ये तीन थी, एटम अपनी जगह फिक्स। एक और छोटा एग्जांपल, ठीक है, देखो इन एग्जांपलों को एक बार क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके पास में। जितनी ज्यादा रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, और स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा दूसरा ये देखो, जैसे कोई पूछे कि साहब क्या टोलुइन में, ध्यान से देखिए आप, क्या टोलुइन में हाइपर कंजुगेशन होता है क्या, तो टोलुइन की स्ट्रक्चर को आप खोल के लिखो, इधर देखो, टोलुइन की स्ट्रक्चर को आप बॉन्डिंग को दिखाओ एक बार, ये लो, और फिर सोचना आप, ये लो साहब, ये टोलुइन है, तो इसके जैसी देखना एक बार, ये तो हो गया साहब, मैंने अभी बोला था कि ये तो आपके पास में अनसेचुरेटेड बॉन्ड हो गया, देखो ये रहा, और इस पर क्या होना चाहिए, सेचुरेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए, ये ना देखो देखो, जैसे यहाँ पे आपने बनाए थे उसी तरह से तीन हो गए, तो उसके जैसा ही स्केलेटन तो है ये,
इसलिए ये भी शो करती है हाइपर कंजुगेशन। और कितनी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप सुनिए। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है इस टॉलुइन में। देखो इधर कितने अल्फा एच है, वैसे उसी के जैसे बोलो साहब, तीन है तो एक अल्फा एच से तीन बनती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक बार ध्यान से, कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है तो रिंग में भी वो डीलोकलाइज होता रहता है, ऐसे देखो। ठीक इस तरह से। इसलिए आप बहुत सी बातें एक्सप्लेन करेंगे टॉलुइन के बारे में। देखिए एक लिखी मैंने, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टॉलुइन की। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो आप ध्यान से देखो, और तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होता है हाइपर कंजुगेशन से, देखना। इसलिए जब आप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखेंगे एल्काइल ग्रुप का तो क्या बोलेंगे, और तो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटर ऑल्सो, बिकॉज इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट। पेरेंट मीन्स बेंजीन। देखो फिर इसी तरह से डीलोकलाइज कराते जाना, इसी तरह से सेम। अच्छा एक में एरो लगाया करो, दूसरे में रिजल्ट लिखा करो, तो मैंने एरो लगा के रिजल्ट यहाँ लिखा। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा ऐसे एरो लगाएं जिससे अपोजिट चार्ज पास पास आए, जिनसे उनमें अट्रैक्शन हो। सब ये दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन पर आ गए, ठीक है। और बाकी हमने कुछ किया ही नहीं था, तो ठीक उसी तरह से लिख दिया बाकी जो भी स्ट्रक्चर बनी हुई थी पहले। लो साहब अभी मैं एक एच की बात कर रहा हूँ, अब फिर दूसरे एच की बात करूंगा, फिर इसमें एरो लगाऊंगा, बस। एरो लगाओ, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। एरो उसमें लगाते हैं, रिजल्ट उसका यहाँ लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दें, ये लो साहब, और इलेक्ट्रॉन इस जगह एकुमुलेट हो जाएंगे यहाँ पर। और इस बॉन्ड को आपने कुछ किया ही नहीं था, जो नहीं किया उनको ऐसा ही लिखा रहने दो। लो साहब ठीक है। अब लास्ट कैलकुलेट स्ट्रक्चर आ जाएगी, ध्यान से देखो, फर्स्ट और फिफ्थ। ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड, दो बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और इसमें भी बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए आप, ये लो। अब आप फर्स्ट और फिफ्थ को ध्यान से देखो। आप फर्स्ट और फिफ्थ को देखिए ध्यान से, क्या है एक दूसरे की कैकुले स्ट्रक्चर। और ये जो तीन स्ट्रक्चर लिखी हुई है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको ध्यान से देखो। इनको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, जिनमें ऑर्थो एंड पैरा पर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव। अब कोई पूछे बताओ टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी, तो सुनो एक बार। जैसे मैंने इस एक एच से किया ये, ठीक है, एक एल्फा एच से किया। आप ठीक उसी तरह से ये तीन स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक इसी तरह से तीन स्ट्रक्चर इस एच से भी कर सकते हो, तो तीन और बन जाती। ठीक उसी तरह से एक एल्फा एच इससे भी कर सकते हो, इसलिए कितनी बनेगी, नाइन नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। और खास बात, और खास बात ध्यान से सुनना, और खास बात ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक की बात करता हूं, एक एल्फा एच से, तो तीन पोजीशन पर क्या चार्ज आया था उसमें, ये जो रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड तो डीलोकलाइज है ही फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज। देखो इधर ऑर्थो एंड पैरा पर नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से, एक एल्फा एच की वजह से। दूसरे एल्फा एच की वजह से भी इन्हीं पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखो, इन्हीं पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। तीसरे की वजह से इन्हीं पोजीशन पे और नेगेटिव चार्ज। समझ गए। तो जितने एल्फा एच होते हैं उतना, उतनी टाइम्स में बोलूं नेगेटिव चार्ज आता है कौन सी पोजीशन पर, पर्टिकुलरली ऑर्थो पैरा। तो दूसरी लाइन ये भी देखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और आप इनको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी रिंग पर जल्दी रिएक्शन करेगा इन कंपेरिजन टू बेंजीन, बिकॉज such type rings are more susceptible toward the attack of electrophile due to higher electron density at ortho and para position. Therefore, alkyl groups are ortho para directing as well as activator. क्लियर। तो ध्यान रखना आप, इसमें कितनी बनेंगी, इसके अंदर नाइन पोजिशंस पर नाइन स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पर। ठीक, तो ये इसमें भी मिलता है, क्लियर होगा। ठीक, आगे देखो अब आप, और कहां पर मिलता है वो समझा देता हूं आपको हाइपर कंजुगेशन को। एक मिलता था, अभी मैंने आपको बताया था कैटायनों में भी मिलता है, देखो इधर ध्यान से। इसी तरह से बस कंडीशन आप ध्यान रखो कि ये कौन सा होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर क्या जुड़ा होना चाहिए, कोई एटम जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। एटम मैंने आपको बताया हाइड्रोजन वगैरह इस तरह के, तो जैसे ये हाइड्रोजन था, ये कार्बोनियम आयन, इधर देखो इस पॉजिटिव डबल बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अच्छा फिर देखो इस पर भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है आपको बता दूं, sp2। इसके पास ही पड़ा हुआ है एक एम्प्टी ऑर्बिटल, इधर देखो आप ध्यान से समझा करो। तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज होगा या ब्रेक होगा, मैं ये बोलता हूँ ब्रेकिंग होगा, तो H तो रहा साहब आपके पास में कहता पॉजिटिव, और इस पर क्या आ गए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, तो ये p ऑर्बिटल हो गया इसका। ये इस कार्बन का हो गया p ऑर्बिटल जिस पर नेगेटिव चार्ज आया था, समझ गए। और इस कार्बन पर पहले थे sp2 है ही, इस पर क्या चीज है, sp2 पॉजिटिवली चार्ज पर, इसके पास भी पड़ा हुआ है ये p ऑर्बिटल। तो इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है, और क्या बन जाता है इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए या साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए p ऑर्बिटल का पैरेलल होना जरूरी है। तो इस तरह से ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और एल्फा एच के अकॉर्डिंग इसमें भी आप तीन लिख देंगे। देखो एक बार देखो इधर ध्यान से, जैसे इथाइल कैटायन था, इस बाई बॉन्ड को ऐसे
इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा सी एंड बॉन्ड है उसको हटाइए, और ऐसे 3 स्ट्रक्चर उस तरह से बनाएंगे आप। लो साहब ये बन गया। ठीक है, इसी तरह से एक इस एच की बना लेना, क्योंकि रेजोनेंस में चाहे हाइपर कंजुगेशन टाइप का रेजोनेंस हो या एक्चुअल रेजोनेंस हो, एटम कहाँ रहते हैं, अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। हाइपर कंजुगेशन की खास बात है, एटम रिमेन्स कांस्टेंट एट देयर पोजीशन। लो साहब इससे क्या बन गई आपके पास में, एल्कीन, और ये नो बॉन्ड रेजोनेंस बना। तो ये भी चेक कर लिया करो। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे आपके पास में, जितने अल्फा एच है उस तरह से। एक आप इसको फ्री रेडिकल में और सुन लो, फ्री रेडिकल्स में भी मिलता है देखो। फ्री रेडिकल्स में भी एक होता है ऑर्बिटल, होमोलेटिकल फिजन होता है उनमें। देखो अब आप फिर समझो, जैसे यही था आपके पास में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन रखना जरूरी है आपको, और ये था अब आपके पास में फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी मिलेगा फ्री रेडिकल्स के अंदर। फ्री रेडिकल्स के अंदर भी मिलेगा। और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, होमोलेटिकल फिजन से। तो इसमें भी एक जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी एक पी ऑर्बिटल में कैसा था, ऑड इलेक्ट्रॉन। दोनों साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा आपके पास में, उसी तरह से पाई। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे देखो, एच। इसी तरह से आपके पास में 3 थे ना, एक बार इसको ब्रेक कर लेना होमोलेटिकल से, एक बार इसको, एक बार इसको। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, स्पीशीज मोर स्टेबल। तो ये तो साहब 3 जगह आपको पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब बात आती है एप्लीकेशन की। तो उससे आप क्या है, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनती हैं उतनी ज्यादा स्टेबल होती है स्पीशीज। जैसे मैं आपको एक तो एल्कीन के बारे में समझाऊं, देखो इधर ध्यान से। बोले साहब एक तो प्रोपीन, ध्यान से सुनो, एक तो क्या है मेरे पास में प्रोपीन, और दूसरी क्या है मेरे पास में इथाइलिन। बोले विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप बोलेंगे इन प्रोपीन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन। कितनी स्ट्रक्चर बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेंस 3। इसके अंदर नो हाइपर कंजुगेशन, देयरफॉर प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथाइलिन। और सुनो ध्यान से, और सुनिए, खास क्वेश्चन, खास क्वेश्चन। देखो C4H8 की ओपन चेन एल्कीन में 4 लिख सकता हूं। देखो इधर 1 ब्यूटीन, बढ़िया क्वेश्चन समझाता हूं, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस ट्यूब्यूटीन, और आइसोब्यूटिलीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार जेई वगैरह में पूछा गया है, नीट में तो सिस ट्रांस तक ये हो जाता है। इसके अंदर देखो, तो हाइपर कंजुगेशन इसमें भी कितने अल्फा एच बोलो, बोले 2। इसके अंदर कितने अल्फा एच, ध्यान से देखिए। ये फंक्शनल ग्रुप जहां पे जुड़ा होता है, आप ध्यान से सुन लो, ये भी फंक्शनल ग्रुप है बेटा, आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। आप डबल बॉन्ड को भी क्या कहते हो, फंक्शनल ग्रुप। ये जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं आप, उसको अल्फा कार्बन। तो देखो इधर, ये डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, एल्फा। तो ये एल्फा कार्बन है, देखिए इधर। तो ये एल्फा कार्बन 3 इसमें हाइड्रोजन और 3 इसमें, इसलिए एल्फा एच कितने हैं, 6। इसी तरह से मैं पूछता हूं इस पे, बताओ भाई एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस पे भी 6। 3 इस पर, 3 इस पर, ठीक है। और इस आइसोब्यूटाइलिन, क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटाइलिन, इस पर भी कितने हैं, 3, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड, एक तो ये एल्फा है, देखिए। ठीक है, तो इस पर भी कुल मिलाकर एल्फा एच कितने हो गए, 6। अब सुन तो देखो, क्वेश्चन सुनो अब आप। बोले साहब अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो सबसे कम स्टेबल तो हो गई आपके पास में कौन सी, 1 ब्यूटीन। फर्स्ट को तो आप करेंगे सबसे कम। लो साहब ये लो, फिर साहब ये तीनों ज्यादा स्टेबल हैं फर्स्ट से। तो ठीक है, अब बात करते हैं सिस और ट्रांस की। सिस और ट्रांस में आप ध्यान से देखो, सिस और ट्रांस की बात करते हैं तो सिस के अंदर दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड में होते हैं, एक ही प्लेन में, इसलिए स्टेरिक, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है इसलिए छोटा है, वो तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना, बहुत छोटे बॉन्ड होते हैं ये। और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो बल्कि ग्रुप में सेम साइड में होने पर एक दूसरे को स्टेरिक क्राउडिंग होती है, रिपल्सन, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए आप बोलेंगे कि ये जो सिस टू ब्यूटीन है वो कम स्टेबल है बजाय ट्रांस से। ठीक है, क्या है, ट्रांस से। तो दूसरे नंबर पर मैं सिस को बता देता हूं, इससे तो ज्यादा स्टेबल है, उनसे कम है। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पर ट्रांस और इसका। अब देखो एक बार, अब आप हाइपर कंजुगेटिव जो स्ट्रक्चर बनी थी ना उनको देखेंगे ध्यान से। जब आपको ये बात क्लियर होगी कि आइसोब्यूटाइलिन और ट्रांस टू ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो पहले से आपको टू ब्यूटीन की देखो एक बार, एक बार ट्यूब ब्यूटीन की एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं। लो, कहीं से भी दिखा दो एक स्ट्रक्चर, देखो आप, जिससे आपको एक चीज क्लियर होगी। ऐसे पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करोगे, इससे जो स्पीसीज बनती है, जो सबस्ट्रेट के कार्बन पर चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है, खास लाइन, जिससे ही आंसर देंगे। ये सी एच बॉन्ड हो जाएंगे इसके अंदर डबल, और ये बन गया CH2, और H रहा आपके पास में नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो कार्बन पर क्या चार्ज आए, नेगेटिव। ध्यान से सुनना, कार्ब एनायन, किस टाइप का कार्बन आयन है ये, ध्यान से सुने, सेकेंडरी टाइप का। ये टू ब्यूटीन से बना, चाहे वो सिस हो या ट्रांस हो। अच्छा, सिस ट्रांस को आपस में स्टेरिक क्राउडिंग देख लिया करो, क्योंकि बल्कि ग्रुप इसमें अपोजिट प्लेन में, और इसके अंदर क्या थे, सेम, इसमें अंदर अपोजिट प्लेन में ट्रांस में, उसमें सेम प्लेन में था, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन कम। तो उनकी बात तो यही हो जाएगी। अब एक आइसोब्यूटाइलिन की और दिखाता हूं आपको, एक
हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आइसोब्यूटाइलिन की, ध्यान रखना। ट्रांस सिस टू ब्यूटीन के अंदर सेकेंडरी कार्बन आयन बनता है, ये आइसोब्यूटाइलिन है। देखो इसका भी एक एच आपको खोल के दिखाता हूँ, हाइपर कंजुगेशन दिखाता हूँ इसके अंदर। देखो खास लाइन, खास लाइन, लो इस तरह से करो डीलोकलाइज ऐसे। तो इसके अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें इस पे चार्ज आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, दोनों में बॉन्ड बना देना। यहाँ पर आया था नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, इन दोनों के अंदर क्या बना देंगे आप, बॉन्ड बना दिया, मैंने बना दिया, लो। और ये हो गया साहब CH3, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पर चार्ज आ गया था नेगेटिव। अब यहां से उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ये कार्बन आयन कौन सा बना, प्राइमरी। अब आपको बता देता हूं, जो कार्बन आयन है उनकी स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, देयरफॉर आइसोब्यूटाइलिन इज मोर स्टेबल देन ट्यूब्यूटीन। क्लियर। तो अब आपके पास में फाइनल ऑर्डर ये हुआ, एक बार देख लो फाइनल ऑर्डर। सबसे कम स्टेबल कौन सी थी, फर्स्ट ब्यूटीन, फिर सिस, फिर उसके बाद में क्या बोलना, ट्रांस, ट्रांस टू ब्यूटीन, इसका नंबर दे देता हूं थर्ड, ट्रांस। और सबसे ज्यादा मोर स्टेबल क्या आएगी इनके अंदर, आइसोब्यूटाइलिन। लो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां तक नीट के लिए, यहां तक, और इसको इंक्लूड करके जेई के लिए बता देता हूं। और आजकल तो खैर आपको बता दूं कि जेई का मेन और नीट का पेपर नियरली सेम होता है, कोई खास अंतर नहीं होता। आप जेई में जो मेन पेपर देते हो ऐसा ही नीट का जैसा आता है आजकल, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह से आप एल्कीन की स्टेबिलिटी समझा सकते हो, किससे, हाइपर कंजुगेशन से। अब मैंने आपको एल्कीन के 10 क्वेश्चन, ओनली एल्कीन के 10 क्वेश्चन डाले हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, की इसमें डली हुई है। 10 क्वेश्चन ऊपर आ जाओ अब आप, ठीक है। एल्कीन के 10 क्वेश्चन हैं जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड या हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन किए जाते हैं। देखिए तो अब आप, आता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सिंपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन डज नॉट अकर इन, तो इसी में नहीं मिलेगा। देखो क्यों, बिकॉज ये तो फंक्शनल ग्रुप रहा, ये तो क्या रहा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन पे जुड़ा होता है उस पे क्या होना चाहिए, एटम। सिग्मा बॉन्ड का एटम, ग्रुप नहीं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड पर क्या होना चाहिए, एटम। वो दो ही हो सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक हेलोजन, और कुछ होता ही नहीं। तो यही शो नहीं करेगी। देखो इस पे है, इधर भी है, इधर भी है, इधर देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, यहाँ पर आपको बता दिया टोलिन में शो करते हैं, तो फर्स्ट आंसर। हाइपर कंजुगेशन अकर इन कहां पे मिलेगा, देखो इसके अंदर अल्फा एच नहीं है, कैटायन में नहीं शो करेगा। इसके अंदर भी अल्फा एच नहीं है, नहीं करेगा। इसके अंदर अल्फा एच नहीं है कैटायन में, तो लेकिन इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये रे, देखो ये रे, ये रे, ये रे, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये रे अल्फा एच, तो थर्ड शो करेगा। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करते हैं एग्जाम में, कभी जल्दीबाजी नहीं करते हैं। एक बार में क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन जब क्लियर हो जाता है अपने आप हो जाता है। हाइपर कंजुगेशन अकर इन, अब एल्फा का, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप जैसा है, आप समझ लो एल्फा एच होना चाहिए, बोले हाँ है। बोले साहब एल्फा एच 9 एल्फा एच, आपको ध्यान से पता है इस पीरियडिकल रेडिकल में कितने, 9। तो फोर्थ ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड दोनों शो करेंगे। देखो क्वेश्चन फोर्थ इसीलिए दिया है, बिल्कुल सिंपल। देखिए क्वेश्चन फोर्थ को, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल एच एटम ऑफ दिस एल्कीन, कितने। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको पकड़ लो आप तो। और कार्बन चेक कर लो, ये अल्फा 3 उस पे, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, दो दो तो इन पे, और 6 ये हो गए, तो 10 हो गए साहब, ये लो। फिर है, अब देखो क्वेश्चन स्टेबिलिटी के, विच ऑफ द फॉल विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। आप देखो ये एल्कीन की बारे में है, ये डीपीपी है, जो मैंने ये लेक्चर है पर्टिकुलरली एल्कीन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे, एक तो ये 6 मेंबर रिंग है, ज्यादा स्टेबल है। और दूसरी, अब आप हाइपर कंजुगेटिव अल्फा एच चेक करेंगे इसके अंदर। तो एक तो अल्फा कार्बन ये रहा 2, एक अल्फा कार्बन ये रहा 3, एक अल्फा कार्बन ये भी है जिसके अंदर 1, और एक अल्फा ये भी है जिसके अंदर 2। लो, ठीक है। तो 3 इस पर और 2 इस पर, 5 हो गए, और 2 7 और एक 8, 8 अल्फा एच। ऐसा किसी में नहीं है इसके अंदर। देखो एक 3 अल्फा एच, इसमें भी अल्फा एच चेक कर लेता हूं, 3 और 2 इसमें, और 2 इसके अंदर, 7। इसके अंदर 2 इस जगह, 2 इस जगह, 2 + 2 4। इसके अंदर देखो इधर, एक इस जगह और 2 इस जगह, 1 + 3। लो जी साहब, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसको बोलो, 4 को, फिर फर्स्ट को, 4 को, फिर फर्स्ट को, फिर उसके बाद में सेकंड को और थर्ड को। लो फोर्थ आंसर अल्फा एच। देखो हाइपर कंजुगेशन और बात खत्म करो, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन और वापस। among these compound which of the following order is correct for no bond resonance energy। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी भी वही मतलब है, जितने अल्फा एच है उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा निकलती है। तो सबसे ज्यादा देखो इसके अंदर 3 इस कार्बन पे, 3 इस कार्बन पे, 3 इस कार्बन पे। और खास बात, सबके सब एक ही, ये जो एच था ना, आपको बताऊं, देखो इधर ध्यान से, एक ही एच 3 जगह, और तो फिर आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो 9 पोजीशन थी एक के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही 9 इसके बारे में। तो सबसे ज्यादा इसमें
फिर थोड़ी कम और फिर कम। तो थर्ड सेकंड वन, थर्ड सबसे ज्यादा थर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन, सेकंड और वन, ये लो फर्स्ट। फिर है अमंग दी साइक्लोएल्कीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है स्टेबिलिटी को फिर वही एल्कीन में एच चेक कर लिया करो। इसके अंदर थ्री, इसके अंदर थ्री, इसके अंदर टू, इसके अंदर और टू, तो 10 तो इसके अंदर हो गए थे अल्फा एच, देख लो इधर। फोर इसके अंदर हो गए, टू इस पर, टू इस पर, अल्फा एच कितने हो गए 4। इस पे भी चेक कर लो, थ्री इस पे, टू इस पे और वन इस पे, तो 3 + 2 + 1 कितने हो गए 6। तो सबसे ज्यादा सेकंड को, फिर फर्स्ट को, ऐसा कोई ऑर्डर देख लो, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड लो। फिर क्वेश्चन अमंग दीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर, देखिए ध्यान से फिर वापस। अच्छा अब एक खास क्वेश्चन बन गया जो आप पढ़ते रहते हो। इसके अंदर क्या है, एक एंटी एरोमेटिक बनी हुई है रिंग, देखो इधर, ये जो 4 मेंबर रिंग है कैसी है, एंटी एरोमेटिक, इसलिए इसको तो सबसे कम रखो आप, फर्स्ट तो सबसे कम। अब बात आ गई इन दोनों पर, इन पे एल्फा एच चेक कर लो, ठीक है। तो इसके अंदर है एल्फा एच 2 इस पे, ठीक है, और 2 और उसी तरह से 2 and 2, तो कितने हो गए टोटल आपके पास में 8। 4 यहां पर हो गए, इधर देखो 2 2 1 1, ध्यान से इसके रेस्पेक्ट में अल्फा भी यही है 2 and 2, तो इसके अंदर ज्यादा हो गए, तो थर्ड सेकंड वन, थर्ड सेकंड वन, ठीक है। इस वन को सबसे कम रखना, बिकॉज क्या है ये एंटी एरोमेटिक रिंग। क्वेश्चन 9 देखते हैं, बस एल्फाइज काउंट करने हैं और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बताओ, तो थ्री इस पे, थ्री इस पे, थ्री इस पे, थ्री इस पे, कितने हो गए साहब आपके पास में टोटल 12। 6 6 हो गए ना, 3 3, ठीक है 12 एल्फाइज। यहाँ पर देखो थ्री इस पर, थ्री इस पर, टू इस पर, तो 3 + 3 + 2, ठीक है 2 और +1, लॉजिक कम हो गए उससे, ठीक है। फिर वापस देखो टू इस पर, टू इस पर, वन इस पर, वन इस पर, और कम हो गए। फिर वापस देखो इधर, इस पर वन, इस पर भी वन, इस पर अल्फा वन वन वन, चार ही रह गए। इस पर बात करेंगे तो इस पर ओनली देखो, इस पर तो है ही नहीं, इस पर वन, और इस पर कितने हैं 2, ये एच लगा रखा है 3, बस तो यही ऑर्डर हो गया। ये लो फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन देखना। अब क्वेश्चन 10, 10 कहाँ पे गलती होती है वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन 10 बस ये पता नहीं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर ऐसी कौन सी एल्कीन है या कंपाउंड है ये कौन सा जिसके अंदर रेजोनेंस है। तो आप बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड में, देखो एक बार ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड में ये जो फिनाइल है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आप ध्यान से देखो, तो कंप्लीट रेजोनेंस है इधर, देखिए इस रिंग के अंदर। एरोमेटिक है, मैं ऐसे बोल देता हूं, देखो क्या बोल देता हूं एरोमेटिक, यहां पर भी है। तो ये दोनों तो ज्यादा स्टेबल। अब इनकी बात करो, अब इनकी बात कर लेते हैं, तो इनमें पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है एल्कीन के संग, देखो डबल सिंगल डबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो थर्ड। इसका ये जो पाई बॉन्ड है इस एल्कीन के संग बाहर जो लग रहा है कि कंजुगेशन नहीं है, रिंग में जरूर रेजोनेंस है कंप्लीट, तो सबसे ज्यादा तो बोलो अब आप थर्ड को, फिर क्या बोलो फर्स्ट को। क्यों? बिकॉज रेजोनेंस प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड थर्ड कंपाउंड, एंड थर्ड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट बिकॉज कंप्लीट कंजुगेशन ऑफ फिनाइल रिंग विद एल्कीन, फिनाइल रिंग विद एल्कीन, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, समझ रहे हो मेरी बात ये। अब बात करते हैं, अभी इनमें एल्फा एच काउंट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके अंदर एल्फा एच की बात करूं तो एक एल्फा एच है, ये रहा एल्फा एच, कितना है हाइपर कंजुगेशन के लिए एक, इस पे तो है ही नहीं। इस पे बात करोगे तो नो एल्फा एच, इसके अंदर कोई भी नो एल्फा एच, तो आप फिर बोलेंगे थर्ड फर्स्ट और फिर ये सेकंड सेकंड, और सबसे कम कौन सी हो जाएगी 4, ऐसा कोई ऑप्शन है उसको आप देख लो, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ दे दीजिए साहब, ठीक। कि मैंने इसकी आपको डाली दी, एक बार और देख लो की, और अपने क्वेश्चनों को करो, खत्म हुई बात, ठीक। बाद में अगली क्लास में फिर बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन से, और भी पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। बंद करता हूँ, ओके बाय।